नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस अकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हम चल रहे हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट में भी बात करें तो इस समय हम टॉपिक टू टॉपिक तथ्यों को लेकर चल रहे हैं और इस समय हम जो टॉपिक में बात करें तो आदिकाल में हम चल रहे हैं। इससे पूर्व में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास और कुछ आदिकाल के प्रश्न देखे थे। आज की क्लास में भी और आगामी कुछ क्लासों में हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नों को आगे देखें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, क्लासेस पसंद है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। इसी के साथ में हम आपको बता दें, डीएस अकेडमी का टीजीटी और पीजीटी हिंदी का बैच जो है वो संचालित है। जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं, नाम मात्र शुल्क के साथ में। रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको दी जाएंगी, बाकी जो भी सुविधाएं हैं वो आपको बता दी जाएंगी। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें तो डीएस अकेडमी का हिंदी प्रैक्टिस सेट, जिसमें 50 टेस्ट पेपर हैं और ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है, यानी कि प्रति टेस्ट पेपर में 125 प्रश्न हैं। कुल प्रश्नों की संख्या की अगर बात करें तो 6250 प्रश्न हैं। जितना कहते हैं उससे अधिक हम देते हैं और इन 6250 प्रश्नों में आपको और भी प्रश्न किस तरह बन सकते हैं, किस तरह बनने की संभावना होती है, इन सब तथ्यों से, इन सब जो प्रश्न कि आपको आपके मन में ऊहापोह रहती है कि परीक्षा में पेपर कैसा बनेगा, प्रश्न कैसे आएंगे, या जो हमने पढ़ा है उसमें प्रश्न कैसे बनेंगे, तो ये सब आपको इन प्रश्नों में मिल जाएंगे। और नाम मात्र शुल्क के साथ में हम ये टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। मात्र 11 रुपये प्रति टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग जो है आपको इसका पे करना पड़ेगा। अगर आप डेमो टेस्ट पेपर की बात करें तो 9568802463 पे ही आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब आगे आज के प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप इसी नंबर पर कॉल करेंगे, चाहे टेस्ट पेपर लेना हो, चाहे आपको क्लासेस देखनी हो या आपको बैच ज्वाइन करना हो। नाम मात्र शुल्क के साथ में ये सब आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रचना एवं रचनाकारों में सही नहीं है। आपको बताना है इनमें कौन सा विकल्प सही नहीं है। बीसलदेव रासो नरपति नाले की रचना है, खालिक बारी विद्यापति की रचना है, दोहा कोश सरहापा की रचना है, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। इसमें जो आपका सही विकल्प नहीं है वो है खालिक बारी। खालिक बारी किसकी है भाई? तो ये है आपके अमीर खुसरो की। और वहीं पे अगर विद्यापति की बात करें तो कीर्ति लता या कीर्ति पताका इनकी रचना आपके सामने आती है। बाकी सभी जो विकल्प है वो सुमेलित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है। आपको बताना है गोरखनाथ की जो साधना पद्धति है वो कैसी है। तो गोरखनाथ की जो साधना पद्धति है, वज्रयानी साधना, हठयोग साधना, काल भैरव साधना या सम्यक साधना। तो गोरखनाथ की जो साधना पद्धति है वो हठ योग साधना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार जोइंदू, राम सिंह, जिनदत्त सूरी, धनपाल। तो पाहुड़ दोहा जो है वो राम सिंह की रचना है, मुनि राम सिंह की रचना है। और मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल जो है 1057 के लगभग डॉक्टर हीरालाल ने माना है। ठीक है, कुछ थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। कुछ बच्चों की कॉल्स थी कि मैम थोड़ा सा आप फास्टली रिवीजन कराइए परीक्षाओं को देखते हुए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? आपको बताना है किसने कहा है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। लल्लू लाल, इंसाल खां, अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ ऐसा कहने वाले अभी तक एक ही हैं, कौन? अमीर खुसरो। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, आपको जो भी पूछना है वो मुझसे हिंदी में पूछिए। तो अमीर खुसरो सही विकल्प है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, देसिल वैना सबजन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार को नाम है। आपको बताना है कि देसिल बैना सबजन मिठा, ते तैसन जप भट्टा पूरी पंक्ति है। ये किसने कही है पंक्ति? शालिभद्र सूरी, इंसाल खां, अमीर खुसरो, विद्यापति। तो देशिल वैना सबजन मिठा, ते तैसन जप भट्टा,
ये जो पंक्ति है ये कही है आपकी विद्यापति ने। और विद्यापति की बात करें तो शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबार में ये रहते थे। और अबहट्ट में पदावली भी लिखी है इन्होंने, कीर्तिलता कीर्तिपता का। मैथिली में जो पदावली है वो इनकी प्रसिद्धि का आधार है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है षाळंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? षाळंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? महाकाव्य है, सुभाषित संग्रह है, खंड काव्य है या एकार्थ काव्य है? षाळंगधर पद्धति की बात करें तो ये सुभाषित काव्य है। षाळंगधर पद्धति में सावर मंत्र और भाषा चित्र जो है दिए गए हैं। किसकी है? तो आपके जो है षाळंगधर की ये रचना है। षाळंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे, ये आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं, आपको बताना है मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? रहीम, सुंदरदास, जयदेव, विद्यापति। तो मैथिल कोकिल किसको कहा गया है? विद्यादेव को कहा गया, विद्यापति को कहा गया है। मैथिल कोकिल पदावली के कारण इनका नाम पड़ा है। अन्य उपाधियों में अगर आप देखेंगे इनकी अभिनव जयदेव है, कवि शेखर है, कवि कंठहार है, नव कवि है, शेखर है, खेलन कवि है, दशावधान, पंचानन, ये सभी किसके नाम हैं? तो विद्यापति के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वही पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? किसने कहा है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वही पुरानी हिंदी में परिणित हो गई? किसने कहा है? सुनीति कुमार चटर्जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गिरियार्सन, धीरेन्द्र वर्मा। इसमें जो सही विकल्प है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? आपको बताना है पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? 59, 69, 79 या 89। इसमें जो सही विकल्प है 69 समय है और 68 छंद हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, एक कम क्या है इसमें? छंद है। पृथ्वीराज विजय के आधार पर बुलर ने जो है इसको सबसे पहली बार अप्रामाणिक घोषित किया था और चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो और ये जो अधूरा था इसको पूरा किया था जल्हड़ ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? आपको बताना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं इन्होंने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? अवहट्ट, पुरानी हिंदी, अपभ्रंश या देसी भाषा। तो गुलेरी जी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। किस नाम से? तो पुरानी हिंदी यानी कि बी विकल्प। और शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? तो प्राकृताभाष। ये ध्यान रखना है, दोनों में अंतर है। पुरानी हिंदी को प्राकृताभाष किसने कहा है? शुक्ल जी ने। और गुलेरी जी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? पुरानी हिंदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? आपको बताना है इन 4 रचनाओं में अपभ्रंश की कौन सी रचना नहीं है? पौंचर्यु, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा, चित्रावली। अब बात करें तो चित्रावली किसकी है? चित्रावली उस्मान की है। किसमें है? तो ये अवधि में है। बात किसकी चल रही थी? अपभ्रंश की। तो बाकी की जो सभी रचनाएं हैं वो आपकी अपभ्रंश भाषा की रचनाएं हैं। पौंचर्यु, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा। पौंचर्यु अगर बात करें स्वयंभू की है, पाहुड़ दोहा राम सिंह की और भविष्यत कहा किसकी? धनपाल की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है विशुद्ध चरितावली या जीवन चरित का लेखक कौन है? आपको बताना है विशुद्ध चरितावली या जीवन चरित का लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र या बालकृष्ण भट्ट। इसमें जो सही विकल्प है ए है, माधव प्रसाद मिश्र की ये रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? आपको बताना है हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? विद्यापति, स्वयंभू, विद्यापति, चंद्रवरदाई या जगनिक। ये प्रश्न अभी पीछे हम कर चुके हैं, तो इसका उत्तर आप कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे हम उत्तर नहीं देंगे, आप खुद उत्तर को कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कीर्तिलता के रचनाकार हैं।
आपको बताना है कीर्तिलता के रचनाकार कौन है। स्वयंभू, विद्यापति, चंदवरदाई, जगनिक। तो कीर्तिलता के रचनाकार जो हैं आपके विद्यापति हैं। बी विकल्प आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। आपको बताना है कि कौन रचनाकार है जो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। स्वयंभू, विद्यापति, चंदवरदाई, अमीर खुसरो। तो पहेलियाँ और मुकरियाँ किसकी प्रसिद्ध हैं? अमीर खुसरो की, जिनका वास्तविक नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो है। और खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल इन्होंने लिखी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। आदिकाल के साहित्य में क्या उपेक्षित रहा है? सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना या राष्ट्रीय चेतना। तो आदिकाल के साहित्य में जो राष्ट्रीय चेतना है वो देखने को नहीं मिलती है। बाकी जो सामाजिक चेतना है, आश्रयदाता प्रशंसा है, धार्मिक चेतना है, ये सभी मिलती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी। आपको बताना है आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी। प्राकृत, पाली, डिंगल पिंगल मिश्रित और खड़ी बोली। तो आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? डिंगल पिंगल जो मिश्रित थी वो थी। डिंगल की बात करें तो ये गद्य की भाषा थी, पिंगल की बात करें तो ये पद्य की भाषा थी। ये राजस्थानी प्लस खड़ी बोली है, ये राजस्थानी प्लस ब्रज की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। रेवंत गिरिरास विजयसेन सूरी की रचना है। स्थूलीभद्र रास जिनदत्त सूरी की रचना है या चंदन वाला रास आसगु कवि की रचना है। इसमें कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो इसमें जो आपका सी विकल्प है ये सही नहीं है। स्थूलीभद्र रास जो है वो किसकी रचना है? तो जिन धर्म सूरी की रचना है। और जिनदत्त सूरी की क्या है? फिर अगर बात करें तो उपदेश रसायन रास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है रणमल छंद का रचयिता कौन है। रणमल छंद का रचनाकार कौन है? भट्टकेदार, जोइंदु, मधुकर कवि, श्रीधर। तो रणमल छंद के जो रचनाकार हैं वो श्रीधर हैं। महत्वपूर्ण है थोड़ा सा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज के पिता कौन है। आपको बताना है पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? राजेश्वर, समर सिंह, अनंगपाल, सोमेश्वर। इसमें जो सही विकल्प है तो पृथ्वीराज के पिता कौन थे? तो सोमेश्वर थे। डी विकल्प आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्राकृताभास हिंदी से आशय है। आपको बताना है प्राकृताभास हिंदी से क्या आशय है। अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत या पाली। प्राकृताभास की अगर बात करें तो प्राकृताभास हिंदी किसको कहते हैं? अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा गया है। और इसकी रचना कब होने लगी थी? तो विक्रम की 7वीं शताब्दी में इसकी रचना होने लगी थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है। आपको बताना है गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है। दलपति विजय, नरपति नाल्हा, जटमल, जल्हड़। तो गोरा बादल की जो कथा है वो जटमल के द्वारा रचित है। गोरा बादल की कथा जटमल के द्वारा रचित है। दलपति विजय की रचना खुमाड़ रासो है। नरपति नाल्हा की बीसलदेव रासो है। और जल्हड़ की अगर बात करें तो जल्हड़ ने पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था जो चंदवरदाई ने अधूरा छोड़ा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है नाथों की संख्या कितनी मानी गई है। बहुत सरल प्रश्न है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 11, 84, 86। नाथ कितने थे? 9 नाथ थे। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन 9 नाथ थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है सिद्धों में सबसे पुराने कौन हैं। अब बात करें तो सिद्धों में सबसे पुराने कौन हैं? नरोपा, लुइपा, गोरक्षपा, सरहपा।
तो सिद्धों में जो सबसे पुराने माने गए हैं वो सरहपा माने गए हैं, लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, हम इसलिए यहाँ पे प्रश्नों का संकलन लेकर चल रहे हैं। इससे पूर्व में एक बार एक प्रश्न बना था कि नेपाल में 84 सिद्धों में सबसे पहले कौन माने गए हैं, तो वहाँ पे आपका लुइपा है। तो ध्यान रखिएगा प्रश्न किस तरह आपसे किया जा रहा है, उसी के अनुसार आपको उत्तर का चयन करना है। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, खुमाण रासों का रचयिता कौन है? खुमाण रासों का रचयिता कौन है? जगनिक, दलपति विजय, नरपति नाल है, चंदवरदाई। तो खुमाण रासो किसकी रचना है? तो ये दलपति विजय की रचना है। आपको बताना है कि 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। साथ ही में कमेंट सेशन में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि प्रश्नों का स्तर कैसा है, व्याख्या और ज़्यादा करनी है क्या। और किसी भी जानकारी के लिए आप शुरू में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है। नाम मात्र शुल्क के साथ में हम आपको टेस्ट पेपर और जो टीजीटी पीजीटी हिंदी का बैच है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप उसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।